10 के इस साइंस की क्लास में आज हम पढ़ने आ रहे हैं टॉपिक परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या चीज़ है, हमें ये पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स दोनों समझ सकते हैं। नोट्स में हिंदी में ही लिख पाऊंगी स्टूडेंट्स, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। इंग्लिश में नोट्स मैं साथ साथ नहीं करा पाऊंगी, लेकिन समझाऊंगी दोनों लैंग्वेज में। ओके, चलिए और अपन पढ़ते हैं पार्ट 9 आज क्लास चैप्टर 7 का। तो परमाणु आकार क्या चीज़ है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर दूँ बच्चों कि परमाणु आकार को हम इस तरह से नहीं नाप सकते कि हमने स्केल लिया और स्केल से उसको माप लिया, कि हमने किसी की दूरी नापनी है तो वो उसको हमने नाप ली, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ से अपन सरल चीज़ों में समझते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने क्या करा, ये हमने परमाणु बनाया, ठीक है। आप कहेंगे मैडम इसकी अपने को आकार ही तो नापना है, तो आप नाभिक से और यहाँ तक का नाप लीजिए और ये क्या हो गया अपना परमाणु का आकार, ये त्रिज्या हो जाएगी। या हम कह दें यहाँ से यहाँ तक कि हमने नाप लिया तो व्यास नापा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर एनवायरनमेंट में हम क्लोरीन परमाणु की आकार नापना चाह रहे हैं तो क्लोरीन जो होता है वो एनवायरनमेंट में किस रूप में मिलता है, Cl2 के रूप में। अर्थात Cl2 का मतलब हो गया कि जो परमाणु है वो दो क्लोरीन परमाणु, एक Cl ये और एक Cl ये, ठीक है, दोनों आपस में इस तरह से मिलेंगे। तो क्या हो गया यहाँ से, अगर अब हम नापें तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को नहीं नाप सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज़ निश्चित नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी हम पढ़ रहे हैं केवल कण के रूप में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तरंग के रूप में भी होता है। अर्थात इस माइनस को जब हम पढ़ें तो ये जो माइनस होता है वो इस तरह से होता है अपना, अर्थात ये पूरा घेरा जो होता है वो नेगेटिव का होता है। जहाँ पर जितना ज़्यादा नेगेटिव आवेश होता है उतना इलेक्ट्रॉन मान लिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, हमें ये नहीं पता होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र यहीं तक है या यहाँ तक है या थोड़ा और कम है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापना संभव नहीं होता है। तो यहाँ से वैसे तो मैं बता रही हूँ कि वैसे तो यही होता है कि नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी नाप ले तो ये क्या हो जाता है, इसका त्रिज्या हो जाती है वही आकार, लेकिन इसको नापना इतना आसान नहीं होता। उसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो नाभिक है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र कहाँ तक है इसको संभव नहीं है ज्ञात करना। जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे चुंबक होती है, ये चुंबक कितनी दूरी से किसी लोहे की वस्तु को आकर्षित कर सकती है। मान लीजिए लोहे की वस्तु है, इसको आकर्षित कर सकते, तो इस चुंबक का क्या है, प्रभाव क्षेत्र है। अब ये चुंबक का प्रभाव क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा होगा, जल्दी आकर्षित करेगी, थोड़ी दूरी बढ़ने पर ये प्रभाव क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है चारों तरफ, ठीक है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नाप पाना संभव नहीं होता कि एग्जैक्ट कहाँ तक नापे। समझ में आया आपको। इसीलिए हम परमाणु त्रिज्या को परमाणु में ना नाप के हम उसके अणु में नापते हैं। किस में नापते हैं बच्चों, अणु में नापते हैं। अगर दो परमाणुओं के बीच में क्या बना हुआ है, सहसंयोजक बंध बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ इस बंध की आधी दूरी को, किसको, आधी दूरी को नापा जाता है। देखो और आसान करते हैं, जैसे मान लीजिए ये अपना Cl है, Cl2 का अणु है, ये तो समझ में आ गया ना किस तरह से कि इस इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फैला हुआ है ये हमें नहीं पता होता। जबकि अब तक हम क्या पढ़ते आए थे कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, यहीं चक्कर लगाता है, इतना सा इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों वास्तविक चीज में इलेक्ट्रॉन इतना सा नहीं होता। जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है इसको ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता, अर्थात कितनी दूरी तक इसका प्रभाव है। अब ये अपना Cl परमाणु Cl2 का अणु है, तो इसका नाभिक और इसका नाभिक, इन दोनों दूरी को क्या कर लिया जाएगा, नाप लिया जाएगा। और फिर इसका आधा अगर हम कर लें तो ये जो दूरी निकल के आएगी हमारे पास, औसत जो निकल के आएगा वही क्या होगी, इस परमाणु की त्रिज्या होगी। तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि यहाँ पर परमाणु, वैसे तो त्रिज्या क्या चीज होती है, लेकिन इसको नापना इतना आसान नहीं होता। एक परमाणु की त्रिज्या बच्चों दो तरह से अगर हम नापें, सहसंयोजक त्रिज्या और दूसरी होती है वान डेर वाल त्रिज्या। वैसे मैं आपको बता दूं, त्रिज्या जो होती है वो आयनिक त्रिज्या भी होती है, धात्विक त्रिज्या भी होती है, वान डेर वाल त्रिज्या भी होती है। लेकिन आपके कोर्स में दो ही प्रकार की त्रिज्या है, तो हम उन दोनों की बात करेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या। चलिए आते हैं हम अपने नोट्स पर।
देखिए यहाँ से परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप की बजाय अणु के रूप में रहते हैं। पहली बात तो जैसे क्लोरीन परमाणु में किस रूप में रहेगा, Cl2 के रूप में रहेगा। दूसरा, अगर एकल परमाणु भी है तो किस रूप में रहता है बच्चों, समूह के रूप में। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का परमाणु है, ठीक है, केवल परमाणु रूप में मिलता है, लेकिन एल्यूमिनियम की अगर आपने चीजें देखी हैं, जैसे मान लीजिए टेबल देखे एल्यूमिनियम की या बर्तन देखे हैं, तो बहुत सारे एल्यूमिनियम के परमाणु होते हैं उसके अंदर। तो एकल परमाणु भी समूह के रूप में रहता है। जैसे चांदी है, चांदी के बहुत सारे परमाणु एक साथ रहेंगे। सोना है, सोने के परमाणु, तो धातु के परमाणु भी एक साथ रहते हैं। तो एकल परमाणु के रूप में भी कोई मिलता है तो किस में रहते हैं बच्चों, समूह के रूप में रहते हैं। अतः इनकी परमाणु त्रिज्या, या दूसरी चीज वो भी आ सकती है कि हम नहीं बता सकते कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है। अतः परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को मापना आसान नहीं होता, समझना है आपको बात ये। इसलिए हम इसको कैसे नापेंगे, अतः परमाणु त्रिज्या दो प्रकार से मापी जा सकती है, कौन कौन से बच्चों, वो देखते हैं अभी। देखिए यहाँ से पहला तो है हमारे पास सह संयोजक त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको कोवलेंट रेडियस। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आर सी का मतलब कोवलेंट, इंग्लिश में लिख देती हूँ कोवलेंट रेडियस, आर का मतलब रेडियस, सी का मतलब कोवलेंट। दूसरा है अपना धात्विक त्रिज्या, आर एम, इट मीन्स मेटेलिक रेडियस, ठीक है। कैसे कैसे नापेंगे पहले देख लेते हैं। पहला है अपना धात्विक त्रिज्या, मैंने लिख दिया आपका, चलो तीसरा और लिख देती है, एक और है अपनी वान डेर वाल त्रिज्या, ठीक है। इसको हम लिखेंगे अपन आर वी से, वान डेर वाल रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीनों को हम नाप सकते हैं। मैंने 2 लिख दिया है, आपसे एक्स्ट्रा 3 लिख लो इसको, ठीक है। 3 प्रकार से माप सकते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो क्या करेंगे हम इसमें कि यह त्रिज्या मतलब ये रेडियस, देखिए बच्चों यह त्रिज्या सह संयोजक अणु में होती है, या हम कह दें जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें होती है। सहसंयोजक मतलब जिसमें साझे से बंध बनता है, अर्थात इसके अंदर और कहेंगे जब एक ही तत्व के 2 परमाणु सह संयोजक बंध से जुड़े हों, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु सह संयोजक बंध से जुड़े हों तो दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा सह संयोजक त्रिज्या कहलाती है। अभी मैं इसका एक्सप्लेन करूंगी और देखिएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों कैसे हम बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल Cl2 अणु, ठीक है। अभी भी मैंने एग्जाम्पल आपको सॉल्व किया था। ये एक Cl का परमाणु है हमारे पास, ये दूसरा है, ठीक है। अब यहां से यहां तक के बीच की दूरी मतलब इस नाभिक की और इस नाभिक के बीच की दूरी, अर्थात एक ही तत्व के 2 परमाणु, अर्थात ये भी Cl परमाणु और ये भी Cl,
तो एक ही तत्व है, Cl तत्व जो अपना है, इसके दो परमाणु, क्लोरीन परमाणु सहसंयोजक युग्मन से जुड़े अर्थात साझा कर रखा है इलेक्ट्रॉनों का, जिसने यहाँ ऐसे समझ सकते हो, ये रहा साझा कर रखा है। तो दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, क्या कर दिया, आधा। तो ये जो आधा भाग हमने किया, ये जो आधा किया, यही क्या है हमारे पास, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, और आप इस पूरी त्रिज्या को आप किससे डिनोट कर सकते हो बच्चों, इस पूरी त्रिज्या को हम डिनोट करेंगे डी से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, RC बराबर D बटा 2। हाँ, पूरी ये जो डी का मतलब है डिस्टेंस, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, तो मैं लिख सकती हूँ D बराबर दोनों नाभिकों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कोवलेंट त्रिज्या, दोनों के बीच की क्या हो गई, दूरी, और यही क्या कहलाएगा हमारे पास, सहसंयोजक त्रिज्या। चलिए अब दूसरी पढ़ते हैं हम, वान डेर वाल त्रिज्या। देखिए बच्चों, इसको ढंग से समझिएगा, हम वान डेर वाल त्रिज्या किसको कह रहे हैं। ठीक है, वान डेर वाल त्रिज्या का मतलब क्या है कि पहली बात तो ये वाली जो त्रिज्या होती है, यह है गैस अणु के लिए ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें दो निकटतम परमाणु या दो निकटतम अणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। अभी मैं आपको समझाऊंगी बच्चों, दोनों ही चीजों को, परेशानी मत करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा क्या लिख दिया ये। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगी दो निकटतम परमाणु, ये स्थिति कब आएगी और ये स्थिति कब आएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया नियॉन गैस, कौन सी गैस ली, नियॉन गैस, एक अक्रिय गैस है, अर्थात किस रूप में पाई जाती है, Ne के रूप में पाई जाती है, अर्थात इसका कोई अणु नहीं बनता है। नियॉन जो है Ne के रूप में पाई जाती है, तो मैंने आपसे कह दिया ये नियॉन का अणु है। ठीक है, क्योंकि नियॉन जो होती है ये Ne2 के रूप में नहीं होती, इसे Cl किस रूप में होता है, Cl2, इस तरह से नियॉन किस रूप में होती है, इस तरह से। तो दो निकटतम, आप ऐसे मान लो कि जैसे हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हो कि ये कोई अपने पास जगह है जिसपे गैस फैली हुई है, तो यहाँ से एक नियॉन परमाणु ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो आपको सबसे ज्यादा पास कौन से दिख रहे हैं बच्चों। चलो मैं इसको मान लेती हूँ, इस और इसके बीच में दूरी ज्यादा है, मैं इसको एक और ऐसा मान लेती हूँ, तो दो निकटतम सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी का क्या कर देंगे, आधा। तो जो दो गैस अपने पास, अगर गैस आप जानते हो गैस के कण कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो जब गैस के कण दूर दूर होते हैं तो हम कोई ऐसे दो अणु देखते हैं जो बिल्कुल पास हो, तो यही पास में लिख रहे हैं हमको, है ना। तो यहाँ से हमने इन दोनों के बीच की दूरी का क्या ले लिया, आधा, तो वही क्या कहलाएगी, वान डेर वाल त्रिज्या। देखो बच्चों, यहाँ से अपन एक नियॉन ये ले लिया और एक नियॉन का एटम ये ले लिया, क्योंकि एकल परमाणु है तो दूर दूर ही होंगे। अब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी बच्चों, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस कहलाएगी, और इनके बीच की दूरी का हम क्या कर देंगे बच्चों, आधा। अब ये जो आधा हमने किया वान डेर वाल, तो RV बराबर D/2, तो वो आधा जो होगा अपने पास यही कहलाएगा वान डेर वाल त्रिज्या। अब आप खुद सोच के देखिए, वान डेर वाल ज्यादा है कि सहसंयोजक त्रिज्या ज्यादा है। आप कहोगे मैडम वान डेर वाल ज्यादा है क्योंकि ये पहले से दूरी ज्यादा है। ठीक है, चलो ये हो गया अपना, ये तो बात मैंने किसके की, दो निकटतम परमाणु की। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ दो निकटतम अणु, लेकिन किसके, गैस के। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, अगर Cl2 गैस की हमें क्या निकालनी होती, हमें निकालनी होती वान डेर वाल त्रिज्या। तो Cl2 गैस का हम जानते हैं, Cl2 गैस में अगर क्लोरीन परमाणु की हमें त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो Cl2 को हमने पहले कैसे ले लिया, ये तो Cl2 एक अणु, जैसे दो निकटतम परमाणु लिए थे ऐसे दो निकटतम क्या ले लिए मैंने, अणु ले लिए। तो ये भी Cl2 है बच्चों और ये भी क्या है, Cl2 ले लिया। अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें
इसका नाभिक ये और इसका नाभिक ये, तो इनके बीच की दूरी हो गई है, हो गई नहीं हो गई? तो ये जो दूरी कही जाएगी वो क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस। और जो इसका आधा भाग होगा वो क्या कहलाएगा? आर वी। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास Cl2 के लिए वान डेर वाल त्रिज्या। समझ में आ गया? तो यहाँ कम से कम 2 परमाणु या 2 अणु लेने होते हैं, तब जाके वान डेर वाल त्रिज्या निकलती है। क्यों होती है वान डेर वाल? वान डेर वाल वैसे साइंटिस्ट का नाम है। गैस के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है वो बच्चों वान डेर वाल आकर्षण बल ही होता है, इसीलिए त्रिज्या का नाम भी वान डेर वाल त्रिज्या दिया गया। जितनी भी त्रिज्या आप कभी पढ़ते हैं आगे तक भी, तो मैं आपको बता दूं वान डेर वाल जो त्रिज्या होती है वो सभी के लिए सबसे बड़ी होती है। तीसरी और लिखवाई है बच्चों मैंने आपको धात्विक त्रिज्या, वो भी बता देती हूँ। देखिए बच्चों, मेटेलिक त्रिज्या पाई जाती है बच्चों धातु परमाणुओं में, धातु परमाणुओं के लिए ज्ञात की जाती है, धातु परमाणु के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मुझे किसके लिए निकालनी है? कॉपर के लिए निकालनी है। आप जानते हो तांबे का कोई अगर पात्र है तो इनमें सारे परमाणु किसके होंगे? तांबे के होंगे। तांबे के परमाणु किस तरह से होते हैं? सारे परमाणु पास पास होते हैं। तो ये एक कॉपर का परमाणु और ये भी किसका परमाणु? कॉपर का। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये तो क्या हो गई बच्चों? डिस्टेंस। ठीक है, और इसके बीच की दूरी का क्या कर देंगे हम? आधा। और जो आधा करोगे वही क्या होगी? आर एम। आर एम मतलब क्या हो गया? मेटेलिक रेडियस d/2। ठीक है, अब हमने तीनों देखी। ठीक, अब आपको तीनों में से ये जजमेंट करना है कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो त्रिज्याओं का क्रम हम लगा देते हैं बच्चों। पहले मैं तीनों त्रिज्या आपको दिखाऊंगी एक बार। त्रिज्याओं का क्रम देखो बच्चों, ये वाली तो थी सहसंयोजक त्रिज्या, इसमें क्या है? दोनों परमाणु कैसे मिले हुए हैं। तो ये त्रिज्या आप जितने इसको देखो, यहाँ पर ये मिला हुआ और ये मिला हुआ है, इसके बीच में दूरी देख रहे हो, यहाँ देखो दूरी ज्यादा है बीच में। और जो अपना तीसरा मेटेलिक वाला पड़ा था उसे देखेंगे, ये देखिए मेटल वाले में क्या है? मिला हुआ नहीं है लेकिन पास पास है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सहसंयोजक त्रिज्या तो सबसे छोटी हो गई, फिर आई धात्विक त्रिज्या। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सबसे छोटी कौन सी है? सहसंयोजक त्रिज्या मतलब आरसी, कोवेलेंट रेडियस। इससे बड़ी कौन सी है? मेटेलिक त्रिज्या। और सबसे बड़ी कौन सी है? वान डेर वाल त्रिज्या। ठीक है, तो ये त्रिज्याओं का क्रम है, सहसंयोजक त्रिज्या, मेटेलिक मतलब धात्विक त्रिज्या, और आरवी मतलब वान डेर वाल त्रिज्या। तो यहाँ तक हमने ये त्रिज्या का टॉपिक जो है वो हमने समझ लिया बच्चों। ठीक है, मैंने डेफिनेशन में लिख दिया बच्चों आपके लिए, 2 धातु परमाणु के नाभिकों की दूरी का आधा भाग। ठीक है, 2 धातु परमाणु हो गए, आधा भाग हो गया। अब मैं आपको बता दूं इस त्रिज्या पर ही परमाणु के धात्विक और अधात्विक गुण निर्भर करते हैं। कि धात्विक गुण, अगर परमाणु का आकार ज्यादा हुआ तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और परमाणु का आकार छोटा हुआ तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इसी गुण के आधार पर धात्विक और अधात्विक गुण निर्भर करते हैं। बच्चों फिर से एक बार देख लेते हैं परमाणु आकार पे कैसे निर्भर करते हैं। हम सीधी लाइन लिखेंगे, परमाणु आकार पर तत्व का धात्विक व अधात्विक गुण निर्भर करता है। समझते हैं बच्चों? देखिएगा बच्चों कैसे निर्भर करता है। मान लीजिए ये कैसा परमाणु है अपना? ये छोटे आकार का है, और ये कैसा है बच्चों अपने पास? इसका आकार बड़ा है। तो सारे गुण जो हमने पढ़ लिए हैं उनको याद करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि छोटा वाला जितना होता है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास मैंने दिखा दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए दूरी कहाँ है ज्यादा, या मैं और देखो, यहाँ से एक और ले लिया मैंने छोटा सा, यहाँ दूरी देखिए। आप कहेंगे कि पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में दूरी बहुत कम है, अर्थात दूरी कम है तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि बाहर निकाल देगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। और जितना कोई नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होगा वो आसानी से बाहर निकल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर परमाणु आकार छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि परमाणु आकार बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती
होती है। तो अगर परमाणु बड़ा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी कौन खींचेगा, मैडम ये खींचेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनता है, कोई ऋणायन बनता है। और ऋणायन बनाना धातु की नहीं किसकी प्रवृत्ति होती है बच्चों, अधातु की प्रवृत्ति होती है। अब वापस और किसी बात में आते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है महत्तम कोश का, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे दूर ले जाना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बल कहाँ लग रहा है, इस पे लग रहा है, अर्थात नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा, जबकि ये इससे कितना दूरी पर है। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल सकता है बजाय इस वाले के। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, त्यागना है तो मतलब क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा, धनायन बनाएगा तो किसका गुण है, धातु का गुण है। तो इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, अगर परमाणु बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जो इसके धात्विक और अधात्विक गुण को बताती है। इसी प्रकार से बच्चों जो गुण जिसमें ज्यादा होगा वही उसका गुण कहलाएगा। अगर आप मुझे बताइए आयनन एंथैल्पी किसका गुण होगा, बाद में सारी चीज एक साथ लिखेंगे हम नोट्स में। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना। आयनन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना। याद कीजिए आयनन एंथैल्पी की परिभाषा अगर आपको याद हो, किसी परमाणु के विलगित कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन त्यागना है। इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो गुण कैसा हो गया, धातु का। अर्थात ये निश्चित हो गया आयनन एंथैल्पी कैसा गुण है, ये धात्विक गुण है, धातु का गुण है। ठीक है, चलो मैंने दूसरा लिख दिया इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आप खुद को पहचानना है कि ये गुण किसका होगा अगर डेफिनेशन याद है तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर निकलने वाली ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण मतलब किसका गुण हो गया, सीधा सीधा किसका गुण हो गया, अधातु का गुण हो गया, क्योंकि क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। समझ में आ गई आपको ये बात यहाँ से। और देखिए हम यहाँ से और क्या क्या चीजें हो सकती हैं बच्चों। देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स हमने आसान कर दिया, अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तो धात्विक प्रवृत्ति को बताता है, लेकिन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने के अग्रसर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो अधात्विक प्रवृत्ति कहलाएगी। अब क्या होगा, अब हमें ये गुण इसमें छांटने हैं कि त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी कैसे गुण है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से धात्विक प्रवृत्ति के गुण कौन से आएंगे, परमाणु त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, बड़ा होता जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागा जा सकता है, आसानी से त्यागा जा सकता है, अतः धात्विक गुण बढ़ता है। समझ में आई आपको बात यहाँ से, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और त्यागते हैं तो धनायन बनेगा, धनायन बनेगा, धातु गुण बढ़ेगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम यहाँ से एक और गुण की बात करें बच्चों, अगर एक और गुण की हम यहाँ से बात करें तो बात करेंगे हम आयनन एंथैल्पी की। ठीक है, अर्थात त्रिज्या बढ़ने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। इट मीन्स आयनन एंथैल्पी के मान भी क्या होंगे, आसानी से बढ़ता है। तो परमाणु आकार या हम कह दें परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर, हम इस तरह से कह दें परमाणु का आकार छोटा होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है और धनायन का निर्माण सरलता से नहीं होता। या हम कह दें परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागा जा सकता है, इट मीन्स धात्विक गुण बढ़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु आकार बढ़ने से, परमाणु आकार बढ़ने से आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, मतलब ऊर्जा कम चाहिएगी ना, एंथैल्पी के मान में कमी आती है, अतः धात्विक गुण बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ से आगे अपन देखते हैं कि ये परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाना। अब ऋणायन किस किस के बनाने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ने पर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान
बढ़ने पर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो आप खुद जानते हो इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी ग्रहण होगा ऋणायन उतना ही जल्दी बनेगा, नैन प्रवृत्ति बढ़ती है। अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि अतः अधात्विक गुण बढ़ता है। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान बढ़ने पर, या विद्युत ऋणता, एक शब्द और लगा लीजिए बच्चों यहाँ पे, विद्युत ऋणता। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी विद्युत ऋणता का मान बढ़ने पर भी ऋणायन के बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो मैं आपको बच्चों दो चीजें बता दूं कि परमाणु त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी ये तो धातु गुणों में आएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता ये किस में आएंगे अपने, ये अधात्विक गुण में आएंगे। तो बच्चों चार गुण है अपने, एक तो परमाणु त्रिज्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। तो मैं आप चारों को बच्चों डिस्कस कर रही हूँ और अच्छे से, है ना। परमाणु त्रिज्या दोनों चीजों के बारे में लिखेंगे बच्चों यहाँ से अपन कि वर्ग में क्या प्रभाव पड़ रहा है और आवर्त में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऊपर से नीचे अपन आते हैं, देखिएगा एक बार यहाँ से बच्चों चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें आपको रेड, ऑरेंज, येलो और ये ब्लू कलर का इस तरह से दिख रहे हैं। अक्षर नहीं दिख रहे होंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या लिख रहा है। अगर यहाँ पर वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो अधात्विक गुण बढ़ता है। इसका मतलब यह है, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये जो लिखा हुआ है शब्द लिखा हुआ है धात्विक गुण, और ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अधात्विक गुण, ठीक है बच्चों। मैं बोल के बता रही हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये अधात्विक गुण लिख रहा है और ये धात्विक गुण लिख रहा है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है तथा बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। ये चीज लिखी हुई है। कैसे? सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो तो अधात्विक गुण और इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तो धात्विक गुण। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ये देखिए यहाँ से ये लिखा हुआ है ऑरेंज बॉक्स में, परमाणु त्रिज्या। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इट मीन्स धात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे आयनन एंथैल्पी जो होती है ना वो भी क्या होती है, यहाँ से बढ़ती है, तो धात्विक गुण कम होता है। तो यहाँ से एक चीज अपने पास क्लियर हो गई, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जल्दी जाता है, तो वो क्या बताएगा, परमाणु त्रिज्या होगी। चलो इसको हम लेटर्स में लिख लेते हैं, वर्ड्स में लिख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से होता है, धात्विक गुण बढ़ेगा। जबकि अगर हम आवर्त में जाएं, यही चीज आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, इलेक्ट्रॉन त्याग या तो लिख सकते हो बच्चों आसानी से, यहां इलेक्ट्रॉन त्याग कठिनाई से। तो कौन सा गुण होगा, धात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण घटेगा। तो आप ये समझ जाओ, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ने से धात्विक गुण बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने से धात्विक गुण बढ़ेगा। समझ में आई आपको बात? यही वाली चीज यहाँ पर है, परमाणु त्रिज्या घटती है तो धात्विक गुण घटेगा, अर्थात परमाणु त्रिज्या के क्या हो गया, ये बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया धात्विक गुण। क्लियर हुई बात? और अधात्विक गुण की बात करें तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी तो अधात्विक गुण कम होगा, ठीक है। अगर परमाणु त्रिज्या और अधात्विक गुण की हम बात करें बच्चों तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, 1/, अधात्विक गुण। मैंने आपको बहुत सरलता से लैंग्वेज की बजाय डायग्रामेटिकली कोशिश की है समझाने की बच्चों, तो कोऑपरेट कीजिएगा यहाँ से मैडम की मेहनत के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर परमाणु त्रिज्या क्लियर हो चुका है बच्चों तो हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। वो दूसरा बिंदु अपने पास क्या है, वो है हमारा आयनन एंथैल्पी। बिल्कुल सेम चीज हम करेंगे बच्चों आयनन एंथैल्पी को। आयनन एंथैल्पी को दिमाग में रखो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन किसमें बाहर निकलेगा, जिसमें परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी, तो वही हम लिखेंगे। आप चाहे तो और शॉर्ट में लिख सकते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यही तो लिखोगे ऊपर से नीचे।
चलो ऊपर से नीचे, है ना, वर्ग में कहाँ आ रहे हैं हम, ऊपर से नीचे आने पर तो क्या होगा, आनन एंथैल्पी। चलो हम परमाणु त्रिज्या से डिनोट करते हैं इसको। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, वही चीज ऊपर लिखी है। तो क्या होगा, यहां से हम लिख सकते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आयनन एंथैल्पी घटेगी, आयनन एंथैल्पी घटेगी, धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। थोड़ा सॉरी आपको दिख नहीं रहा, आप देख लीजिए, धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत कीजिएगा। इस तरह से इसलिए बता रही हूँ, बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में। देखो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि त्रिज्या जितनी ज्यादा बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से निकलेगा, ऊर्जा उतनी ही कम लगेगी, तो धात्विक गुण क्या होगा बच्चों, बढ़ने लगेगा। अब इसमें एक सारी चीजें आ गई, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी घटती है, धात्विक गुण बढ़ता है। उल्टा हम कर लेते हैं धात्विक गुण के लिए। देखो यहां से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी, इसका मतलब आकार छोटा हो जाएगा, आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, और आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी तो धात्विक गुण घटेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो लास्ट में अपन ने अभी अभी करी थी ऊपर वाले के लिए। आयनन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेटेलिक प्रॉपर्टी के 1/, धात्विक गुण, और आयनन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अधात्विक गुण के। ठीक है, आयनन एंथैल्पी अगर बढ़ती जाती है तो अधात्विक गुण बढ़ता है, तो ये मैंने आपको क्लियर यहाँ से कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, तो इसमें हम किसको मार्क करेंगे, आयनन एंथैल्पी को। ठीक है, ये हो गई अपने पास धात्विक गुण की वाली बात, ये वाली। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एक कैसा है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो बच्चों ये क्लियर हुआ अपना। बच्चों ये जो चार्ट मैं बना रही हूँ ना आपके लिए, बहुत ही अच्छा चार्ट है जिससे आप डायरेक्टली याद कर पाओगे। मेरे हिसाब से ऐसे चार्ट से शायद किसी ने बताया हो आपको, ये चार्ट से मैं आपको समझा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे परमाणु त्रिज्या आयनन एंथैल्पी को। 11th क्लास में साइंस लेते हो ना, तो आपके दिमाग में ये चार्ट जरूर रहेगा बच्चों, देख लेना आप। बच्चों इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निकलने वाली ऊर्जा। तो जितना ज्यादा छोटा परमाणु होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। तो वर्ग में वही बात है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घटेगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे क्या बनता है, ऋणायन, तो अधात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। अधात्विक गुण की बात होगी, यहाँ से अधात्विक गुण घट जाएगा, ऋणात्मक गुण क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हमें ऋणायन ही तो बनाना है। तो यहाँ से हम किस चीज को करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और अधात्विक गुण की बात करेंगे। तो बॉक्स में किसको बंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को और अधात्विक गुण को। ठीक है, चलिए अब अपन आवर्त की बात कर लेते हैं। आवर्त में
बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा बच्चों, बाएं से दाएं सोचो, त्रिज्या क्या होती है, घटती है, तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। परमाणु त्रिज्या घटेगी तो छोटा हो जाएगा परमाणु, और परमाणु छोटा हो जाएगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ेगी तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये वाली चीज आ गई अपने पास। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है तो आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, प्रोपोर्शनल टू अधात्विक गुण। ये कर दिया हमने यहाँ से बॉक्स में बंद। और धात्विक गुण के लिए क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इनडायरेक्टली, अगर हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को बढ़ाओगे तो आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अगर बढ़ती है तो धात्विक गुण घटता है, 1/धात्विक गुण। तो ये चीज लिख सकते हैं अपन, क्योंकि एक अगर प्रोपोर्शनल होगा तो दूसरा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके बच्चों, यहाँ से अब अपने पास चौथा आता है। चौथा क्या है, विद्युत ऋणता। चौथा क्या है, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बच्चों बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए मैं अलग अलग नहीं लिखूंगी, मैं सीधे कह दूंगी इसके अंदर जो काम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का है वही काम विद्युत ऋणता का है। तो यहाँ से कुछ भी नहीं है अपना, वही होगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, विद्युत ऋणता घटेगी। ठीक है, परमाणु त्रिज्या वही चीज आएगी, सेम टू सेम आएगा, जो ऊपर आया वही नीचे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सीधा लिख रही हूँ, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ने से। और क्या होगा, यहाँ से अधात्विक गुण घटेगा। ठीक है, चलिए ऊपर आगे देखो आपने, यहाँ से आवर्त की बात देखें। यहाँ से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है क्योंकि परमाणु आकार घटता है। तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। जो यहाँ से अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करी है इस चार्ट के थ्रू। तो ये जो अपने को मेहनत लगी है इसको गुणाइएगा, पढ़िएगा अच्छी तरह से और मुझे बताइएगा। कमेंट जरूर करा करो, 10th क्लास के स्टूडेंट्स आप कमेंट नहीं करते हो मैडम को, मुझे पता ही नहीं चलता आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताओ मैडम को, हाँ मैडम हमें समझ आ गया, नहीं आया समझ, तो मैं और थोड़ा आपके फीडबैक से इस चीज़ को समझूंगी कि बच्चों को क्या चीज़ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब अपन ने यहाँ पे आवर्त सारणी में बच्चों एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ से 2-3 चीज़ें और रह रही हैं छोटी छोटी सी, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो यहाँ से बच्चों एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनती है अपनी आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच। चलिए पहले आवर्त सारणी पे ही चलते हैं बच्चों। ये आवर्त सारणी अपनी है ना, यहाँ बोरोन से एस से 3 तक अगर हम जानते हैं, देखो मेरा पेन जैसे जैसे चल रहा है, एक ये जा रही है अपनी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिगजैग रेखा है ये वाली। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ जो धातु अपने पास परमाणु आते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलोनियम,
ये सभी किस में आते हैं बच्चों, ये उपधातु होते हैं, अर्थात इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु की संख्या पूछी जाती है तो बच्चों उपधातुओं की संख्या है 7। कितने उपधातु इसमें, 7 है। इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन की इधर साइड ये तो क्या है, अधातु, जबकि इस लाइन की इधर साइड ये सारे क्या हैं, धातु हैं। अगर साइड में धातु और अधातु में संख्या किसकी ज्यादा है, आपको सब दिख रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का सारा धातु है पोर्शन, तो धातु ज्यादा है, अधातु कम है। जबकि रेड वाले दिख रहे हैं NOF, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, अधातु। इधर तो धातु कम है, धातु ज्यादा है। तो मैंने आपको यहाँ से ये चीज भी क्लियर कर दी है। ठीक है, कितनी उपधातु हैं, 7 है। और हम देख लेते हैं 2-3 चीजें जो मेन की पॉइंट्स होंगे बच्चों, उनको हम आपको नोट्स में अलग से करवा देंगे एक वीडियो के साथ। और चलो फटाफट से यहाँ से देख लो एक बार, अपन थोड़ा सा बुक से भी कर ले। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 7 क्या है, इसमें उपधातु हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पे प्रदर्शित होती है उपधातु का अर्थ होता है जिसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, एक लाइन और दे रखी है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसकी लाइन को क्लियर कर लेते हैं बच्चों। देखिए, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक धातु ली, वो क्या ली, कैल्शियम ली। ठीक है, कैल्शियम के मैंने क्या बनाया, ऑक्साइड, तो ये मैंने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का आवेश -2, कैल्शियम का कितना है, +2। इट मीन्स दोनों से मिलकर बना हुआ ऑक्साइड कौन सा बना, CaO। अगर हम ये कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलें, CaO + H2O, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप मुझे बताइए क्या ये क्षार है या नहीं है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं अगर इन्हें पानी में घोला जाए तो ये जो विलयन बनाते हैं, ये विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अर्थात क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया कि ऐसा क्यों लिखा। और देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ से हमने मान लीजिए MgO, ये भी धातु का ऑक्साइड लिया, इसको भी पानी में हमने घोला तो क्या बन गया, MgOH2। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या है, एक क्षार है। ये दोनों क्या है, धातु की ऑक्साइड। अब हम दूसरा ले लेते हैं, अधातु के ऑक्साइड। अधातु जैसे मान लीजिए मैंने सल्फर का ले लिया, या फिर कैसे होते हैं ये अधातु के ऑक्साइड, अम्लीय होते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया एग्जाम्पल 1, जैसे मैंने ले लिया कार्बन का ऑक्साइड। किसका ले लिया, कार्बन का ऑक्साइड मैंने ले लिया CO2। CO2 को हमने किस में घोला, पानी में घोला। पानी में घोला तो क्या बना, H2CO3, और क्या बन गया, ये अम्ल बन गया। अर्थात इसका विलयन अम्लीय होगा तो धातु ऑक्साइड कैसे हुए, अम्लीय हुए। और देखो सल्फर भी क्या है, अधातु है, इसका ऑक्साइड लिया SO2, पानी में घोला H2O, तो क्या बन गया, H2SO3, ये भी क्या है, अम्लीय है। या फिर और एक और ऑक्साइड ले लें सल्फर का, SO3 H2O, तो क्या बन गया, H2SO4। इट मीन्स ये भी क्या है, अम्ल है। तो इसका मतलब धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय, क्योंकि ये पानी में जैसे ही घोलते हैं तो अम्ल का निर्माण करते हैं। क्लियर हुई है आपको बात। उपधातु वाली बात भी बता दी मैंने आपको बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब आपका ये चैप्टर फिर पूरा हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए कि हमको यहाँ समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक